नमस्ते, आप सभी का स्वागत नमस्ते, सत श्री है अकाल। और आज है विजय दिवस और विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर को। क्यों? 16 दिसंबर 1971 को याद करें, जब पाकिस्तान की फ़ौजों ने आत्मसमर्पण किया था ढाका में। और आज हमारे साथ हैं 2 ऐसे वेटरन्स जिन्होंने उस बांग्लादेश थिएटर में या तो भाग लिया था। ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता हैं जो इन्होंने उस एक्शन में भाग लिया था और साथ में है कर्नल नितिन मेहता जो ब्रिगेडियर मेहता की ही रेजिमेंट से हैं, जिन्हें उसके बारे में पूरा उन्होंने उसका इतिहास लिखा है। मैं स्वागत कर रहा हूँ मेरा ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता 45 कैवलरी और कर्नल नितिन चंद्रा 45 कैवलरी। और जैसा मैंने बताया, ब्रिगेडियर मेहता सॉ एक्शन इन द 1971 वॉर इन द ईस्टर्न थिएटर। तो मैं कर्नल चंद्रा से पूछूंगा सबसे पहले कि ये जो पूरा जो एक्शन था ईस्टर्न थिएटर का, वो ईस्टर्न थिएटर का यदि थोड़ा हमें एक ओवरऑल आप आइडिया दें, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है कि ये 3 एक्सिस से मूव किया था। एक वेस्टर्न एक्सिस से, ईस्टर्न एक्सिस से जनरल सगत सिंह थे और आपके नॉर्दर्न एक्सिस से। तो इनके बारे में थोड़ा हमें फॉर्मेशंस का जो थ्रस्ट था, जो टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी थी, उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया दें, तो उसके बाद फिर हम चलेंगे और ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता जिन्होंने जो एक्शन लाइव एक्शन वहाँ पर किया था, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बता दें आपको कि ब्रिगेडियर मेहता ने कई पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में। द बर्निंग शैफ़ीज़ उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके ऊपर इस वर्ष एक फ़िल्म भी बन गई है। फ़िल्म का नाम है पिप्पा और वो प्राइम वीडियो पर चल रही है। यदि आपने नहीं देखी हो तो अवश्य देखें। बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँगे ब्रिगेडियर मेहता को उसमें। ही लुक्स वेरी डिफरेंट एंड क्वाइट फ्लैम्बॉयंट। और उसके अलावा डिस्पैचेस इन 71 वॉर, ये भी उनकी पुस्तक है। तो मैं कर्नल चंद्रा से निवेदन करूंगा कि आप हमें थोड़ा सा एक पूरा जो है वो बैटल और वो जो ईस्टर्न थिएटर का फॉर्मेशन का और जो पूरे जो आपकी वॉर प्लानिंग थी उसका थोड़ा सा आइडिया दे दे। थैंक यू संजय जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न थिएटर के बारे में बताना चाहूँगा। ये ज़रूर हमको एक ध्यान देना चाहिए कि अभी तक हमने जो कुछ भी सुना है, हमारा जो भी पिक्चरें बनी हैं या हमारी जो भी बातचीत होती है, ईस्ट जबकि 71 की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण थी, जो कि उस इलाके में लड़ी गई, एक मुल्क का निर्माण हुआ, नए देश का निर्माण हुआ, 93,000 से के करीब पीओडब्ल्यू आए, लेकिन उस इलाके के बारे में हमारी जानकारी बहुत लिमिटेड है। हम लोगों की ज़्यादातर जानकारी वो वेस्टर्न थिएटर की तरफ ही लिमिटेड रही है। कारण क्या है, ये मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता हूँ। हो सकता है हमारा दिल्ली से ज़्यादा पास पड़ता है, तो हमको यहाँ आसानी लगती है। लेकिन वो जो थिएटर था, अपने आप में एक बड़ा ही डायनामिक किस्म का थिएटर था। जबकि वेस्टर्न थिएटर में हमारी लड़ाइयाँ मैक्सिमम बॉर्डर से लेकर के कोई 5, 7, 10 किलोमीटर तक अंदर रही हैं। उस इलाके के अंदर में हम लोग देखिए पूरे के पूरा अगर देश को देखें फ्रॉम ईस्ट और हर डायरेक्शन से देखें, जो आपने ज़िक्र किया था, फ़ौजें ढाका तक पहुँची हैं पूरा देश पार करके। So that is how important that theater was, which we have not been able to give a complete emphasis on in our history, in our normal talk that we talk to each other. मैं इसके बारे में आपको मैप्स पे कुछ समझाना चाहूँगा। जी हाँ। यदि जी। आप देखें तो ये बांग्लादेश का बाउंड्री नज़र आएगी आपको। संजय, ये मेरा पॉइंटर नज़र आ रहा है क्या? कैन यू सी अ पॉइंटर? एक मिनट में इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। एक येलो कलर का पॉइंटर नज़र आ रहा है आपको चलता हुआ क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसमें। अच्छा, चलो कोई नहीं।
वो शायद पॉइंटर मेरे स्क्रीन पे होगा, आपके यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तो मैं आई स्टार्ट नाउ। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, जो कि ब्लू के अंदर में मार्क करे गए हैं, वो हमारी भारतीय सेना की फॉर्मेशंस हैं। जो रेड में मार्क करी गई हैं, वो पाकिस्तानी सेना की फॉर्मेशंस हैं। ओके। जैसे आपने बताया, जो 33 कोर जो सिलीगुड़ी में थी, जनरल थापन उनके कोर कमांडर थे, उनके नीचे में 2 डिविजन्स थी, 20 डिव और 6 माउंटेन डिव, जो कि अटैक के लिए रखी गई थी। इनके पास 2 और डिविजन्स थी, 17 और 27, जो कि भूटान अपना तिब्बत की तरफ उसका फोकस था। वो इसलिए इस युद्ध में पार्ट नहीं ली। फिर 101 कम्युनिकेशन जोन था, जिनमें पहले जनरल गिल थे, उसके बाद में वो हर्ट हो गए थे लड़ाई के अंदर में, तो उसके बाद में जनरल नागरा आए थे एज दी जीओसी। 4 कोर के अंदर तो आपको मालूम ही है, जनरल सगत सिंह, जनरल सगत वेरी सिंह, फ्लैम्बॉयंट एंड वेरी फेमस जनरल, जिनका हेली ब्रिज अक्रॉस मेघना एंड गोइंग टू ढाका अपने आप में एक, उसके बारे में अपने आप में कई फिल्में लिखी जा सकती हैं उनके बारे में। तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 8 डिव, 57 डिव और 23 उनका देयर फोकस वाज इन दिस सेक्टर। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर विच वाज, जो इसी युद्ध के लिए खड़ी करी गई थी, उसका नाम था 2 कोर। जो 2 कोर जो खड़ी करी गई थी, इसके नीचे में उन्होंने 2 डिवीजन दी, 4 इन्फेंट्री डिव और 9 इन्फेंट्री डिव। ये बांग्लादेश के साउथ वेस्ट सेक्टर के अंदर में इसको डिप्लॉयमेंट करी गई थी, यानी कि कलकत्ता वाली साइड से इसको एडवांस करके जाना था, ये मेघना नदी के सॉरी मधुमती के तक जाना था इनको। अभी गौरतलब ये है कि जहां पे ये 2 कोर खड़ी करी गई थी, ये 2 डिवीजन 4 और 9 डिव के साथ में, ये इलाका जो था, ये बिल्कुल ही नदी नालों से घिरा हुआ इलाका था। मतलब यहाँ पर रोड, रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स बहुत ज्यादा थी, दलदली इलाका था, जबकि बाकी इलाकों में इतनी ज्यादा नदी और इस किस्म का दलदली इलाका नहीं था। इस कोर को एक आर्मर्ड रेजिमेंट दी गई, जिसका नाम था 45 कैवलरी, जिसमें कि ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता और मैं जिसको बिलोंग करते हैं। और उसके अंदर भी उन्होंने एक स्क्वाड्रन जो था, एक स्क्वाड्रन में आपको बताऊं, एक स्क्वाड्रन में 14 टैंक होते हैं, एक रेजिमेंट के अंदर में 45 टैंक होते हैं। तो एक स्क्वाड्रन जो थी वो 4 डिव को दी गई, और 2 स्क्वाड्रन जो थे वो 9 डिव को दिए गए। 9 डिव का वो इलाका है जिस किस्म से आप ये, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैप है, ये कलकत्ता वाली साइड से ये जो दिखा रहा है, ऊपर की तरफ 4 डिव का इलाका है, जो कि मैंने लाइन दिखाई है, वहां से लेके जहां तक ये पबना लिखा हुआ है, इसके आगे में हार्डिंग ब्रिज है, वहां तक का इलाका जो 4 डिव के लिए था। और इस लाइन के नीचे जहां 9 लिखा है से लेके खुलना तक, ये इलाका जहां था, जो कि 9 डिव इस इलाके में ऑपरेट कर रहा था। जहां जसोर लिखा है, उसके थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएं, तो यहाँ पे वो इलाका है गरीबपुर। ये गरीबपुर की वो लड़ाई है जो कि युद्ध के अनाउंसमेंट होने से, ऑफिशियल डिक्लेरेशन होने से करीबन 12 दिन पहले, यानी कि 21 नवंबर को ये लड़ाई हुई थी। ये अंदर जाके की गई थी। इसके बारे में ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता बताएंगे, क्योंकि ये उस युद्ध के अंदर में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले स्क्वाड्रन 2IC, और जिस समय स्क्वाड्रन कमांडर साहब का देहांत हो गया, उसके बाद में पूरी कमान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता ने ही संभाली। ओवर टू ब्रिगेडियर बलराम मेहता। जी, ब्रिगेडियर मेहता, वैसे तो मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं कि ब्रिगेडियर मेहता इज starring in a movie, not by himself, but through a professional actor in the movie पिप्पा, जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। तो अब आप बताएंगे, क्योंकि जो मूवी जो मैंने देखी उसमें बताया कि पहले आपको जो है वो फ्रंट पे जाने नहीं दिया गया और बाद में भेजा गया। तो ये एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये जैसा बताया अभी कर्नल नितिन ने, कि ये जो गरीबपुर की जो बैटल थी वो पहले हो गई थी 12 दिन पहले, यानी 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर को कैसे हो गई? तो उस समय तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था नहीं।
संजय, फर्स्टली थैंक यू। बड़ा अच्छा मौका आपने सिलेक्ट किया है विजय दिवस से थोड़ा एक दिन पहले, for getting us onto a very popular podcast, the Jaipur Dialogues. We are very happy to be part of this, and thank you for that, for this opportunity. Most 21st welcome, sir. November, जी, 21st November is a very important day because जैसे आपने पूछा है, not that I was denied, हुआ ये था that मुझे पोस्ट किया हुआ था उन्होंने from अहमदनगर, they posted me to a delivery regiment. तो वहां से वॉलंटियर करके I was able to join 45 cavalry in towards the end of October 1971. अभी जो आपने पूछा about this particular battle itself, इसमें हुआ क्या था कि ऑपरेशन सर्चलाइट जो कि 25 मार्च को हुआ था in Bangladesh, where Pakistan Army let fly at the Bangladeshis, और जो मैसेकर और जो जेनोसाइड हुआ था वहां से इट वाज एविडेंट कि आने वाले दिनों में आर्मी को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो नवंबर के महीने में काफी रूमर्स थे कि अभी कुछ ही दिनों में अटैक होने वाला है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यूरोप का और यूएसए का चक्कर लगाया था, और उसके बाद वापस आने के बाद अराउंड 18th of November एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसमें डिसीजन लिया गया था कि क्योंकि पाकिस्तानी हमारे बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर काफी आर्टिलरी की फायरिंग वगैरह कर रहे थे और बहुत डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि हमको 10 किलोमीटर तक अपनी फौजों को इजाजत देते हैं एंटर करने के लिए, जहां पे भी डेंजर हो और जहां पर भी मुक्ति बहनी को सपोर्ट की जो है जरूरत पड़ती है। तो सम टाइम इमीडिएटली आफ्टर दैट अ डिसीजन वाज टेकन, बिकॉज इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी हैं, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड के इंचार्ज, उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक जो है प्लान किया हुआ है इन दी जसोर सेक्टर with the help of 107 Infantry Brigade and also Arbor. तो इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो 2 कोर और जो 9 डिव के जो प्लान थे, उसमें ऑर्डर मिले 3 Squadron 45 कैवलरी को to cross the Kabodak River and try and cut off the road Chowgacha Jasor, which was within 10 kilometers. तो ये कार्रवाई जो है 20 नवंबर को की गई दोपहर के बाद। I think we can have the map on, जिससे वो Yeah, I'm trying to do that. तो 20 नवंबर तक के दोपहर के बाद we were able to reach the गरीबपुर विलेज, जो कि which was short of the main axis. तो वहां पे रात को डिप्लॉय किया हम लोगों ने, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो उसकी जो सच्चाई थी वो भी हम लोग को रात के टाइम नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि काफी ट्रूप्स वगैरह की हरकत हो रही थी वहां। तो आइडिया था कि अगले दिन सवेरे कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, और हम लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हम लोग काफी चौकन्ने थे, वी वर वेरी अलर्ट थ्रू द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। हम लोगों ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया था। बट 21 नवंबर वाज वेरी हैवी फॉग, और जो विजिबिलिटी थी इट वाज जस्ट अबाउट 30 to 60 मीटर्स अर्ली मॉर्निंग। और तकरीबन 6:15 बजे जो स्क्वाड्रन था इनका शैफी टैंक्स, और जो उनकी यूनिट्स थी इन्फेंट्री यूनिट्स of 107 Infantry Brigade, इन्होंने अटैक कर दिया, and the tank versus tank battle started soon after. तो शैफी टैंक, जैसे शायद नितिन ने इसको कवर नहीं किया होगा, शैफी टैंक इज अमेरिकन टैंक, इज कॉल्ड M24, और इट्स अ हेवियर टैंक विद अ 75 मिलीमीटर गन। और हमारे पास उस टाइम थे ये PT-76 टैंक्स विच आर रशियन टैंक्स। बिल्कुल हल्का टैंक होता है ये, और इसीलिए ये पानी में भी तैर सकता है और जमीन के ऊपर भी ये एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है कर सकता है। तो इन दिस पर्टिकुलर बैटल, हालांकि इट वाज हेवी फॉग, तो द बैटल स्टार्टेड, और कुछ ही देर में
हमने दुश्मन के 3-4 टैंक जो है बर्बाद कर दिए, और इतनी देर में मैसेज आ गया जो टैंक का जो मेजर नारक के जो ऑपरेटर था उसकी तरफ से मैसेज ये आई कि साहब अब और नहीं है, क्योंकि उनके मेजर नारक जो कि ओसी थे, ऑफिसर कमांडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वाड्रन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया टैंक वर्सेस टैंक बैटल के अंदर, बट क्योंकि उनका टैंक मूव के ऊपर था तो ही वाज स्पॉटेड, और कुछ ही देर में it was announced that Major Narak जो है has become a martyr. तो in that situation मुझे जो है इस टैंक वर्सेस टैंक बैटल का चार्ज जो है लेना पड़ा S2IC, और ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि जैसे होता है, जैसे कमांडर की खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है पूरे स्क्वाड्रन के ऊपर, पूरे टैंक क्रूज के ऊपर, और ऐसे लगता था कि तकरीबन सब जो है ठंडे पड़ गए हैं, नहीं पता था कि अभी आगे क्या करना है। तो इस सिचुएशन में मेरी अपनी पोजीशन थोड़ी नाजुक थी, बिकॉज जो रशियन एमिनेशन होता है उसका प्रोजेक्टाइल और जो केस होता है वो कई बार जो है सेपरेट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मेरी अपनी गन ने फायरिंग बंद की हुई थी, बट उसी 1 मिनट के अंदर वी वर एबल टू रिस्टोर द पर्टिकुलर पोजीशन and I had to take over command. तो ये बैटल जो है चलता रहा। शाम तक सिचुएशन वाज कि दुश्मन के जो शैफी टैंक्स थे सारे के सारे बर्बाद हो गए थे, और उनकी जो 2 बटालियन थी they had been very badly mauled and they had very heavy casualties. So this was the main battle as far as 21st November is concerned. जी, तो इसके बाद फिर ये जो आपके जो 4 div के जो who was in charge of 4 div you said? 4 div में जनरल बरार थे, और 9 div में 9 div में जनरल दलबीर सिंह थे ऑफ जाट रेजिमेंट। जी। तो आप लोगों का ये गरीबपुर के बाद में फिर आपने क्या आप वहीं स्टेशन रहे या आगे बढ़े उसके बाद? नहीं, गरीबपुर का बैटल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सारी काफी इनकी बर्बादी हो चुकी थी, सो दे हैड स्टार्टेड विथड्रॉइंग। बट अगले दिन इन्होंने अपना जो एयरफोर्स था उसको जो है दे ऑपरेटेड देयर F-86 सेबर जेट्स, और उन्होंने रिपीटेड अटैक्स किए हमारी टैंक पोजीशन के ऊपर, और जो इन्फेंट्री थे हमारे साथ 14 पंजाब। तो पहला अटैक आया सवेरे सवेरे एट अबाउट अराउंड 9 o'clock and created great devastation as far as the battle of Gharibpur is concerned. उसके बाद a second attack came soon after at about midday, and again large one of our tanks also got destroyed, plus heavy damage as far as 14 Punjab is concerned. That was जो infantry battalion के साथ heavy devastation. तो हम लोग उस टाइम पे परेशान थे, और वी वर क्वेश्चनिंग आवर सीनियर ऑफिसर्स कि क्या वजह है कि हमारी एयरफोर्स जो है वो नहीं आई टू काउंटर द F-86 saber jet of Pakistan. But sometimes various plans are made, और तीसरी बार जब ये F-86 saber jets आए हम लोग को अटैक करने के लिए, तो उनका जो टाइम ऑन टारगेट था तकरीबन 10 मिनट का था, but they had become so confident of themselves कि इंडियन एयरफोर्स जो है नहीं आएगी इस बैटल के अंदर, so they extended the time over the target over Gharibpur from 10 minutes to 11, 12, and then into the 13th and 14th minute, not realizing that the Indian Air Force was watching all these things using their nats which were flying high up in the sky. और जैसे ही उनका ये टाइम ओवर टारगेट खत्म होने वाला था, these nats swooped down on the sabers, और एक ही झटके में उन्होंने 2 F-86 sabers जो है बर्बाद कर दिए, और तीसरा वाला जो है was limping and was on the way back to Jessore when it fell in one of the ponds. And with this, the Battle of Gharibpur virtually came as a major success. अभी ये जो बैटल है इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है,
which I will share with you in case you have the time, कि इसका बैटल का इम्पैक्ट क्या हुआ. बिकॉज जैसे आपने शुरू में बोला, अभी वॉर जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट दिस वाज अ बैटल based on the intelligence reports that we had, and the biggest attack planned by A.K. Niazi to teach Indian Army a lesson and Mukti Bahini a lesson, now became a lesson for Pakistan itself. ओके, तो वो प्रीएम्प्ट हो गया. जी, और इसका जो इम्पैक्ट था, it was a very positive impact on our own troops, because इतनी बड़ी victory before the declaration of war was never expected. प्लस जो रेजिमेंट थी हमारी, उसका जो है मोरल बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रेयर स्क्वाड्रन्स इन द इंडियन आर्मी वेयर द कॉम्पिटिशन वर ट्रूप्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. वर्चुअली ऑल जितने भी कम्युनिटीज थी या जितने भी हमारे ट्रूप्स होते हैं, who had been denied the opportunity of fighting for the country as combat soldiers by the British, they were all enrolled in this particular regiment. So we had people from Orissa, we had people from Bengal, we had people from the eastern sector and from Bihar. So it was a entire mix, and for them it was the first battle, and this was also the first battle of 1971 war. इसका जो larger impact था was on the world capitals, because तब तक ये general feeling ये थी that India is a country which will never going to assert itself. But here was a case where the country was now feeling strong enough to assert itself that we are an independent country and we are prepared to fight for the independence of 10 million refugees who have come into India. इसका जो greater impact था was on USA, because they at that stage, at that particular point in time, they were using Pakistan to develop a dialogue with China. And once this battle of Garipur took place, and after Prime Minister Indira Gandhi made a statement in Parliament describing this particular battle, then the world capitals at least realized that India is now made up its mind to help Bangladesh get its freedom. In this, we had a lot of support from Russia as far as the battle in the United Nations Security Council is concerned, which are details which are available, but not necessary as far as the dialogue is concerned. जी, तो ये इसके बाद जो बैटल्स हुई आपकी, एक तो 4 डिव की बैटल्स हुई, और जो जैसा बताया गया है कि जो 4 डिव की बैटल्स थी, तो पहले जो प्लान था ओरिजिनली कि जो 4 डिव है आपकी, वही जाके ढाका में सरेंडर कराएगी, लेकिन जो उधर से आपकी 4 कोर थी, they did a heli operation and all that, and there was some sort of a competition, I believe, कि भी कौन संजय जी, मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा. जी जी संजय जी, ऐसा है कि जो ब्रिगेडियर मेहता ने बताया, इसके अलावा 2-4 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा गरीपुर की लड़ाई के बारे में. जी. पहली बात तो ये कि जैसे उन्होंने बताया, ये घमासान स्क्वाड्रन वर्सेस स्क्वाड्रन जो युद्ध हुआ, उसके अंदर में इनकी स्क्वाड्रन ने दुश्मन की एक पूरी स्क्वाड्रन को तबाह कर दिया. इनके टोटल लॉस हुए 3 टैंकों के. ऑफ कोर्स इनकी फिजिकल कैजुअलिटी हुई, स्क्वाड्रन कमांडर साहब भी शहीद हुए. पाकिस्तान के 10 टैंक जो थे वो बर्बाद हुए, और वो 3 टैंक चलते हुए हालत में छोड़ करके चले गए. तो इस इलाके में पूरे जो साउथ वेस्ट इलाका था, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है मैप पे, हाँ जी, मैप के ऊपर आप देख पाएंगे, शायद गरीपुर लिखा हुआ है. ये जो है, जो बोयरा के साथ में इमीडिएटली गरीपुर लिखा हुआ आपको नजर आएगा शायद. बोयरा वो बल्ज है, रेड ये बल्ज है. ओके. इसके साथ में भद्रा लिखा है, भद्रा के साथ में गरीपुर, ऊपर जगन्नाथपुर.
तो इस इलाके के अंदर में जसोर तक इस लड़ाई के बाद में एक लड़ाई करने के लिए कोई उनके पास में आर्मर कंपोनेंट बचा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एयर बैटल ब्रिगेडियर मेहता साहब ने बताई, उसके बाद में उनके पास में इस इलाके में एयरफोर्स बची ही नहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 24 तारीख को पार्लियामेंट में इस लड़ाई का जिक्र किया था कि अभी हमारे हालात खराब हो रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस लड़ाई के बाद 22 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान याया खान ने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। These are some very important aspects which took place. Besides, of course, world strategic level पे तो ब्रिगेडियर मेहता ने बताया ही आपको। There are some very important issues which were related to the Battle of गरीपुर। जी, तो इसके बाद फिर क्या हम जब मैं चलते हैं, एक मिनट आप थोड़ा एडिट कर दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा पहले से दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ, आप एडिट कर लीजिएगा इसे बाद में। पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी जो हमारे खिलाफ लगी थी 2 कोर के इलाके में, वो थी 9 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसके जीओसी थे मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी। उनके पास में 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। एक का नाम 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड था, जो कि नॉर्थ, जो जसोर के जो लाइन मैंने आपको दिखाई थी उसके नॉर्थ में थी, उसके खिलाफ 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी। और जिस इलाके में ब्रिगेडियर मेहता साहब का जो स्क्वाड्रन लगा हुआ था वो 9 इन्फेंट्री डिव थी, उस इलाके में उनकी जो ब्रिगेड थी वो थी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिनके ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात। हमारी 4 जो माउंटेन डिव थी जो कि जसोर लाइन के ऊपर थी, उसमें थे जीओसी थे मेजर बरार, उनके पास 3 ब्रिगेड थी। 62 ब्रिगेड जिनके ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ, 41 ब्रिगेड जिसके थे ब्रिगेडियर मिशिगन, और 7 ब्रिगेड जिनके थे ब्रिगेडियर जैल सिंह। ये इन्फेंट्री ब्रिगेड की बात कर रहा हूँ, बाकी जो फौज है वो तो है ही है। और अल्फा स्क्वाड्रन 45 कैवलरी हमारी उनके पास में थी। ये इलाका था उनका, जो आप देख पाएंगे। ये जीवन नगर, खास नाम मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जीवन नगर, दरसाना, मागुरा, झनीडा, कुश्तिया, हार्डिंग ब्रिज और फरीदपुर। जी, तो ये इनके 4 डिव वाले 9 जो थी जिस इलाके में हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर में उनके थे जीओसी थे मेजर जनरल दलवीर सिंह। उनके पास में जो 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड थी, एक थी 32 इन्फेंट्री ब्रिगेड जिनके कमांडर थे ब्रिगेडियर के तिवारी, 42 ब्रिगेड जिनके थे ब्रिगेडियर घराया, वो इंजर्ड हो गए थे तो ब्रिगेडियर कोचर आए थे, और 350 इन्फेंट्री ब्रिगेड जिनके कमांडर थे ब्रिगेडियर संधू। ये मैंने तो आपको मैप दिखाया था। ये बताएं, ये जब आप यहाँ से आगे चलते हैं तो इसमें एक तो आपका एक्शन था और दूसरा जो 4 डिव का जो टास्क था वो ये था कि वो ढाका तक पहुंचे। Am I right? हाँ जी, हाँ, वो उनको ढाका का क्लियर टास्क नहीं था, लेकिन वो सबसे पहले जो लाइन फरीदपुर जा रही थी, फरीदपुर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढाका का वहीं से पड़ता था। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ मैप। अगर आप ये देखें तो ये इलाका जो आ रहा है, जो अगर आप नीचे से देखें तो ये जीवन नगर, कोट चांदपुर, कालीगंज, मागुरा, कमारखली, फरीदपुर, और यहाँ से फरीदपुर के बाद में गोलंडू घाट है, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू ढाका यही था। ओके। तो लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस थोड़ी सी कम हुई। हाँ जी, ये प्रोग्रेस असल में आप जशोर के बाद आप खुलना के लिए 9 डिव वाले आप लोग खुलना के लिए चले और वहां पे फिर आपकी बैटल्स हुई उसमें। हाँ जी, बैटल ऑफ बुरिंडा इज एन इम्पोर्टेंट बैटल। हाँ जी, बुरिंडा जो है, बुरिंडा अगर आप देखेंगे गरीपुर के बाद में अगर थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं तो आपको बुरिंडा नजर आएगा लिखा हुआ केमखोला के ऊपर। ये भी एक बड़ी जबरदस्त बैटल थी जिसके बारे में ब्रिगेडियर मेहता आपको बताएंगे। जी, बुरिंडा बैटल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल और इसमें बहुत एफर्ट जो है डालना पड़ा इंडियन आर्मी को। दिस वाज एक्चुअली जैसे कि ये बंद होते हैं ना जो स्मॉल पॉन्ड्स के साथ
जो हाई बंद जो है बने होते हैं, इसके अंदर जी। उन्होंने पोजीशन ली हुई थी और हमारी 2 से 3 बटालियंस ने इसको रिपीटेडली जो इसको अटैक किया और वजह उसकी ये थी कि जो एडवांस करना था 9 and 20 डिवीजन ने, उसके अंदर दिस वाज वन रूट फॉर रीचिंग ढाका और दूसरा था दे हैड टू गो इन फॉर अ डायरेक्ट अटैक ऑन जसोर. तो जसोर के लिए बुरेंडा वाज वन एक्सेस एंड डायरेक्ट अटैक ऑन जसोर वाज द सेकंड एक्सेस. तो बुरेंडा के ऊपर इसलिए बहुत कोशिश की गई, एक बटालियन लगाई गई, इट डिडंट सक्सीड, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल्टीज, देन अ सेकंड बटालियन 4th वाज एम्प्लॉयड. उसके बाद maximum punishment was given to Burinda using all the artillery that was available, and major effort as far as the Indian Air Force and aerial bombing is concerned, jisko bolte hain carpet bombing. And finally, the task was given again to C Squadron 45 Cavalry, and the squadron finally had to go through a minefield and accept some casualties as far as the minefields are concerned. But finally, on 5th of December, Burinda was captured by the 350 Brigade along with a squadron of 45 Cavalry. यहाँ पे कैजुअलिटीज बहुत हुई हैं, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज इसमें जो जनरलशिप है और जो साउंड प्लानिंग है, I think that failed entirely. And this entire battle was more of troops being asked to repeatedly attack, and full marks have to be given to Pakistan because they held on to this very, very bravely till the last moment. Finally, हमें जब ब्रिगेडियर जी. बेतिया, सॉरी टू इंटरप्ट, हमें जब पढ़ाया जाता था स्कूल्स में अबाउट द 71 वॉर, तो ये जी. बताया जाता था कि इंडियन आर्मी जो थी उसने ढाका पे टारगेट किया और जो इस तरह के बीच के जो रेजिस्टेंस थे उनको वो जी. एनसर्कल करके और आगे बढ़ते गए. हाउ ट्रू इज दैट? That is absolutely true, but that is why I'm saying that यहाँ पे because जो initial उनको जो रास्ता बनाना था, that was limited to taking Burinda early, where we failed very, very, I will call it was a failure. The fact that we finally got hold of Burinda is a separate issue. But here, this was one of those areas जिसको हम bypass जो है नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो जसोर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड बुरंडा जो लोकल ट्रूप्स है यहाँ पे, fought it out very, very bravely. So there was no way to bypass this particular position. But finally, after the Battle of Garipur, the situation was very, very strong in our favor. That is why Jessore, there was no Battle of Jessore. Jessore was vacated by Pakistan soon after Burinda in our hands. But in all other places, effort was made to bypass the opposition after the initial breakthrough had been achieved. जी जी, तो ये ऊपर जो हुआ उसका फिर वो संजय जी, यहाँ पे मैं एम्पलीफाई करना चाहूँगा जो ब्रिगेडियर मेहता साहब ने बताया और जो आपने सवाल पूछा. देखिए जी, जो भी एक डिफेंडर होता है, जो वो अपने जो डिफेंसेस हैं उस हिसाब से चूज करता है जो कि ज़मीनी हालात हों, जो टेरेन किस किस्म की हो. जो आपने बोला कि सर्कल करके निकल जाते थे, एनसर्कल करते थे, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, ये ज़मीनी हालात ये थे कि नदी नाले बहुत थे और उनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि दलदली इलाका था. तो हमारे पास में जो टैंक थे, ये लाइट एम्फीबियस टैंक थे, जैसे कि ब्रिगेडियर मेहता साहब ने बताया. तो ये टैंक जो थे, ये उनको पार कर पाते थे, जो जैसे आपने पीपा मूवी में भी देखा, नदी नालों में से निकल जाते थे. तो कई जगह पे ऐसा होता था कि रोड जो कनेक्टिविटी थी, वो जो थी, ट्रुप्स जो पैदल जाते थे, गाड़ी में जाते थे, जैसे भी जाते थे, लेकिन टैंकों को जो है वो नदी नालों और या छपड़ों को पार करके वो जाके उसको आउट फ्लैंक करके पीछे पकड़ लेते थे, जिसके बारे में उनको बाद में बताएंगे.
जैसे उन्होंने जसोर की लड़ाई के बताया, तो 2 एक्सेस थे बेसिकली, जिसपे हम लोगों ने जसोर की तरफ जाना शुरू करा। एक तो था जो अगर आप ऊपर से देखें जहां दुर्गा बरकती लिखा हुआ है, लिखा है ना, आप ऊपर देख रहे हैं दुर्गा बरकती। जी हाँ, जी हाँ। दुर्गा बरकती सैयदपुर से होकर के नीचे जसोर की तरफ जाता हुआ, और एक येलो लाइन जा रही है जो कि गोबिला होकर के जसोर जा रही है। जी ये थे हमारे ब्रावो स्क्वाड्रन, जो कि 32 ब्रिगेड के साथ गई थी, सॉरी 42 ब्रिगेड के साथ गई। जो दुर्गा बत्ती येलो जो एरो आ रही है गोबिला से होकर के नीचे गई, वो 32 ब्रिगेड के साथ में गई। ये क्योंकि हैवी टैंक थे, तो ये सड़क के आसपास मुड़ के अच्छी जमीन पे जा रहे थे। और ब्रिगेडियर मेहता का जो स्क्वाड्रन था, वो जहां सबसे नीचे हरी एरोज देख रहे हैं, झिंगरगाचा से होकर के जसोर जाते हुए, ये गई थी 350 ब्रिगेड के साथ में। और जब ये जी जसोर गए, तो अब ये अगर आप ध्यान से देखें, जो उस समय के जो मैंने जो ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात का जो बताया था, जो कमांडर थे 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड पाकिस्तान के, उनको उस समय ये जो उनको जो पाकिस्तान के डिफेंसेस बने थे बांग्लादेश में, इसको लोग जसोर को कहते थे फोर्ट्रेस सिटी, यानी किलेबंदी करी हुई थी इसकी उन्होंने। तो जो दुर्गा बरकती था, बुरिंडा था, इसको वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहते थे। तो जब ये अटैक ऊपर से हुआ और नीचे दुर्गा बरकती की साइड से हुआ और बुरिंडा जो 40 स्क्वाड्रन ने करा, उसके बाद में जब उनके ये फोर्ट्रेस, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट जब भेज दिए गए और ये एडवांस शुरू हुआ, तो जो उनके जो कमांडर थे ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात, उनको ऐसा लगा, जो उन्होंने बाद में सरेंडर के बाद में जो उनके यहाँ कमीशन बैठा था, महमूदुर रिपोर्ट थी एक, उनकी कमीशन बैठा था, महमूदुर रहमान। हाँ जी बिल्कुल, महमूदुर रहमान रिपोर्ट कमीशन बैठी थी, जो उनको पूछा गया कि भाई आपने जसोर को खाली क्यों छोड़ दिया जब इंडियन आर्मी आ रही थी। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने सारे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तोड़ दिए थे और मेरे जसोर की तरफ आ रहे थे, तो मैं जसोर को बचाने का मेरे को लग रहा था मैं यहां से लड़ नहीं पाऊंगा, मैं इनसर्कल हो जाऊंगा, आगे फौज है, पीछे नदी थी। तो मुझे यूं लगा कि यदि मैं खुलना चले जाता हूं, जो इसके साउथ में है, तो वहां पे मैं बेटर डिफेंस दे सकता हूं और वहां से समुद्र के किनारे मैं इवैक्यूएट भी हो सकता हूं। इसलिए जब उन्होंने बताया कि जसोर खाली मिला, तो एक किस्म से जसोर इसलिए खाली मिला क्योंकि यहां से फौजें जो थी वो रिट्रीट करके साउथ नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई टुवर्ड्स खुलना, और रास्ते में उन्होंने रोड ब्लॉक लगाए, जिसके बारे में ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे। जी ब्रिगेडियर मेहता। Sorry, I missed the last point. Nitin, what were you referring to? सर मैं जिक्र कर रहा था कि जिस समय में ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात ने जसोर खाली किया और वो उन्होंने अपनी डिफेंसेस को खुलना की तरफ कंसंट्रेट करना शुरू करा, और उन्होंने अपने रोड ब्लॉक्स लगाने शुरू करे रामनगर और नौपारा वगैरह के इलाके में, उसके बारे में आप इनको जरा जानकारी दें सर, आप, क्योंकि आप उस लड़ाई में आपने इन सब लड़ाइयाँ लड़ी आपने सर। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे बुरिंडा की, बुरिंडा भी कैप्चर हमने कर लिया था 5 तारीख को, और जसोर का बैटल तब जो है शुरू हुआ था। तो बाय 7th हमारी जो बाकी ट्रूप्स है, दे स्टार्टेड एंटरिंग जसोर टू फाइंड दैट जो 107 ब्रिगेड है, दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स खुलना। तो हम लोगों ने आउटफ्लैंक करके एक उनको ट्रैप करने की कोशिश की by taking a wide hook towards Ramnagar. So a major battle took place in Ramnagar, which caused a lot of destruction. But this was only the tail end of people who were withdrawing towards Khulna. Ab Khulna mein, the entire area becomes a little more narrow because of jo riverine terrain hai, usme movement had become extremely difficult. और जो 9 div का जो प्लान था, और जो टोटल जो 2 कोर ने प्लान बनाया था, और जो जीओसी 9 div का जो अपना प्लान था, देयर वाज अ लिटिल मिक्स अप इन दैट, जिसकी वजह से क्या हुआ, दैट ऑल द ट्रूप्स स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग अलोंग द सेम मेन एक्सेस लीडिंग फ्रॉम जसोर टू खुलना। और क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट ब्रिगेडियर मेहता, मैं यही पूछना चाहता था कि जब ये प्लान था कि बाईपास करना है, तो व्हाई डिड यू मूव टुवर्ड्स खुलना इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ढाका? Yes, so this is what I'm trying to indicate to you, that while the 2 core plan was that we must bypass,
but the div commander felt differently. There was a little difference in their opinion, and he continued towards Khulna, with the result कि जो 9 division थी, all the brigades got concentrated and pocketed, in fact. Not pocketed is not the right word. They all got concentrated on the road itself, with the result कि उनका जो progress था became very, very slow, very, very difficult. Because जो terrain थी, it did not permit them to move either from the east or the west or from the or to progress it along the main axis itself. So finally, they had to fight very, very difficult battles at Siramani, where again a large number of casualties took place. और उसके बाद फिर they had to approach Khulna by taking a wide out flank with the help of 42 Brigade from the western side, which happened subsequently. But during this particular period, 4, 5, 6 days were lost. और जो aim था 2 Corps का of being the first to reach Dhaka, it got impacted because of this. And on the Fordive side, there was a tragedy as far as Kushtia is concerned, which again derailed the 2 Corps plans. So ये कुश्तिया की बैटल के बारे में भी बहुत कहा जाता है कि अगर कुश्तिया वाला हो जाता तो वेस्टर्न साइड से ढाका पहले पहुंच सकते थे instead of General Sagat Singh's 4 Corps reaching there. Ji. So 2 Corps, from that point of view, there was Kushtia created major the battle of कुश्तिया दिखाएंगे मैप पे नितिन जी. Nitin, you can take that on. कुश्तिया मैं देखता हूँ यदि मेरे पास कुश्तिया हो तो क्या आप शाम में ओके ये आपको नजर आएगा. ये कुश्तिया है. पहले पूरा मैप दिखा के कुश्तिया बता दीजिए फिर इसके ऊपर आ जाए. हाँ जी, अभी आपको देख पाएंगे कुश्तिया अभी नजर आ रहा है. ये येलो में हाईलाइटेड है कुश्तिया. Can you show the wider map so we know exactly where Kushtia is in Bangladesh? Okay. बांग्लादेश के मैप में जरा कुश्तिया इंडिकेट कर दीजिए प्लीज. अच्छा, मैं वो फिर पीछे लेके जाता हूँ आपको. Put the Fordive map. मैं वही लेके जा रहा हूँ सर, पीछे लेके जा रहा हूँ मैं. Yes. ये देखिए, दिस इज कुश्तिया. यू एबल टू सी कुश्तिया? हार्डिंग ब्रिज के नीचे रेड में मार्क करा हुआ है कुश्तिया. जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैन सी इट. अच्छा जी, ऐसा है कि मैं आपको कुश्तिया के बारे में बताना चाहूंगा. आपने जो एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने ब्रिगेडियर साहब से. दिस वाज रिगार्डिंग कि व्हाई डिड वी गो टुवर्ड्स खुलना व्हेन दैट शुड नॉट हैव बीन द एम. नाउ दोनों डिविजन्स जो हैं, दोनों जीओसीज ने यही काम, एक दोनों अपने अपने रास्ते से अलग हुए मेन टास्क से. एक जो था वो मागुरा से, अगर आप देखेंगे सबसे नीचे मागुरा आता है. जगह नजर आ रहा है जी आपको लाइन में मागुरा? हाँ जी, कैन यू मागुरा नजर आया आपको? ये जी हाँ जी, मागुरा. ये रास्ता बिल्कुल अगर आप देखें लाइन, अगर आप सीधी खींचें तो जीवन नगर, कोट चांदपुर, मागुरा, कमारखली, फरीदपुर एंड उसके बाद में पार ढाका था. जी. अभी मागुरा आकर के उस समय में दो जो एक जो ऊपर वाली फोर्डिव थी वो भी अपने रास्ते से थोड़ी भटक गई कि वो कुश्तिया की तरफ चली गई. उनका इराका ये था कि कुश्तिया जाकर के हार्डिंग ब्रिज से क्रॉस करके उनको आसानी हो जाएगी पार करने में. लेकिन उनका कुश्तिया में एक हादसा हो गया जिसको टैंक एम्बुश, जो मैं आपको पहले भी बात से जिक्र कर रहा था, टैंक एम्बुश हो गया. जब ये टैंक एम्बुश हुआ तो इनके फोर्डिव के तमाम ऑपरेशन मागुरा से फरीदपुर की तरफ में रुक गए. और ये ऑपरेशन रुक गए तो इन्होंने एक ये भी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि सारी की सारी डिवीजन एक ही सड़क पे चल पड़ी, तो मागुरा से भी पूरी की पूरी जो फोर्डिव थी वो कुश्तिया की तरफ चल पड़ी. और जो कि अगले दिन ही जो क्रॉस करके फरीदपुर जाना था, जो एक दिन का काम था, वो 3 दिन की डिले हो गई. और जब सरेंडर के बाद में, जब जो उनके जीओसी थे पाकिस्तान के जनरल अंसारी, उन्होंने भी ये हैरत जताई उस समय. उन्होंने बोला कि हमने तो सोचा था कि आप अगले दिन ही क्रॉस कर जाओगे, पर आपके अटैक ही 3 दिन के बाद आया हमारे ऊपर में. वो जो हादसा कुश्तिया में हुआ था इसके बारे में कई विचार हैं.
पर पूरी डिवीजन वहां ले जाना, इसके बारे में लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों हुआ कि पूरी आपको डिवीजन ही कुश्तियां ले जानी पड़ी उसको करने के लिए, और आपने 72 आवर्स का अपना टाइम इसमें बर्बाद कर दिया, जो कि आप ढाका जा सकते थे। जी, और जब तक आप इसको करते तब तक जनरल सगत सिंह ढाका पहुंच चुके थे। वो पहुंच चुके थे। नहीं, ऊपर से वो जो वो भी आ गए थे, और 2 पैरा का जो पुंगली वाला जो था वो पैरा ड्रॉप भी हो चुका था, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी स्टार्ट हो चुका था। नो, रियलिटी ये भी है कि जो जनरल सगत ने किया है, दैट इज समथिंग रिमार्केबल, इट इज समथिंग एक्सट्रीमली इनोवेटिव, इट वाज समथिंग व्हिच वाज एक्सट्रीमली बोल्ड, getting heli lift of 4 Rajputs particularly, followed by the other Punjab, as also the crossing of the Meghna by the 5 Independent Armored Squadron, which was being commanded by my elder brother Shamsher Mehta, was again something which was remarkable. और जिस प्रकार से and virtually Sagat Singh and the actions carried out by his corps are to a large extent responsible for the capture of Dhaka and early end of the war. His contribution is a remarkable contribution and stands out as a unique example of innovation and strategy and good tactics. Yes, I think he followed that bypass tactic very Much well. more than the rest. That was the heli bridge which was created. संजय जी, ये मैं हम्म। बताना चाहूंगा, क्योंकि फोर्टिव के बारे में आप पूछ रहे थे, कुश्तिया क्यों हुआ था, आपसे मेरी जो पहले बातचीत हुई थी। ये जो 2 लोकेशंस मैंने हाईलाइट करी हैं येलो में, दरसाना और उत्तर नारायणपुर, जिस समय में लड़ाई शुरू हुई तो 3 दिसंबर को दरसना हमने कैप्चर कर लिया था। इसके ऊपर आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है चुआडांगा। हम्म। यहाँ पे जैसे नीचे 107 ब्रिगेड थी, तो उनकी 57 ब्रिगेड जो थी वो चुआडांगा में कॉन्सेंट्रेट कर चुकी थी। उन्होंने सोचा कि हमारा अगला अटैक चुआडांगा पे आएगा, तो उन्होंने अपने आप को चुआडांगा में मजबूत कर लिया। लेकिन जो इंडियन आर्मी ने, जो समय जोशी थे, उन्होंने चुआडांगा पे अटैक नहीं किया। उन्होंने उत्तर नारायणपुर के पास जाकर के रोड ब्लॉक लगा दिया, जो आप ये 2 एरोज देख रहे हैं। जी जी। इससे चुआडांगा और झनीडा की जो सड़क थी वो कट हो गई। अब ये 57 जो डिव थी वो चुआडांगा में फंसी रह गई। और जो अब इसका जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं कुश्तिया के साथ में, 9 दिसंबर के आसपास में जब हमारी फोर्सेस इस इलाके में कैप्चर कर चुकी थी, तो 57 डिव ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, बिना एक भी गोली फायर करे इस इलाके से हार्डिंग ब्रिज के थ्रू पार करने का फैसला कर लिया, और अपना जो फ्लैंक कवर करने के लिए उन्होंने कुश्तिया के अंदर में एक टैंक स्क्वाड्रन और एक कंपनी जो थी उसको छोड़ करके हार्डिंग ब्रिज से क्रॉस करना शुरू कर दिया। नो और रेजिस्टेंस देयर। देयर वाज नो, क्योंकि वो ऊपर से निकले थे। रेजिस्टेंस जब हम लोग जब कुश्तिया में क्लियर करने गए, बिकॉज उस समय भी उनका यही इरादा रहा होगा जीओसी 4 डिव का, कि हम लोग पहले हार्डिंग ब्रिज पकड़ लें ताकि 57 ब्रिगेड जो थी, जो उनकी यहाँ से जो छुप करके निकल रही थी, उसको हम लोग ट्रैप कर सके। लेकिन जो हमारा स्क्वाड्रन यहाँ पे और एक जो इन्फेंट्री बटालियन जा रही थी, एक 7 ब्रिगेड जा रही थी उनके साथ में, उनका कुश्तिया के अंदर में एक टैंक एम्बुश हो गया, जिसमें कि टाइम डिले हो गया। और जैसे मैंने बताया, उसके बाद में मगूरा से और झनीडा से पूरी की पूरी डिव कमार खली होकर फरीदपुर जाने के अलावा बजाय पूरी की पूरी डिवीजन 10 तारीख सुबह मगूरा से कुश्तिया चली गई। और जब ये पहुंचे, उसी रात को जब हादसा हुआ, यहाँ पे जो टैंक एम्बुश हुआ, उस दिन के समय में हार्डिंग ब्रिज से पूरी 57 ब्रिगेड पार कर गई, और रात के समय में ये जो टैंक और कंपनी थी वो भी पार करके निकलने को तैयार हो गई। जी, तो ये हम बाद में जाके हमने हार्डिंग ब्रिज पकड़ा। उसके बाद में फिर हम लोग फिर वापस आए, 14 को हम लोग वापस आए, और फिर हमने फिर 15 को हमने यहाँ से 14 को रात को फिर 14 की सुबह फिर हमने ये मधुमती रिवर क्रॉस करी। तो जो हम 9 तारीख को, जो हम 10 तारीख को कर सकते थे, फाइनली फिर हमने 14 तारीख को ये नदी क्रॉस करी। 5 दिन तो का ये डिले हो गया। इतना डिले हो गया हमारा। जी।
बट सम डिसीजन आर टेकन, तो कुछ फाइनली डिसीजन गलत हो जब जाते। सरेंडर हुआ तब आप कहाँ थे ब्रिगेडियर मेहता? सरेंडर के टाइम पे हम लोग ने विद 42 ब्रिगेड के साथ और 7 टैंकों के साथ वी वर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर भैरब for an attack on Khulna. Our troops were already lined up when the ceasefire came, and finally we attended the surrender ceremony at Khulna, where the Brigadier K.L. Kochar, 42 जी। Brigade, and then the GOC, General Dalbir, were also present. So that was a big moment. बट पूरे बैटल के अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कि जो टैंक PT-76 है, पालाबूशी टैंक का, जिसको पीपा बुलाते हैं, इट्स एबिलिटी टू ऑपरेट रिवरइन टेरेन के अंदर और नदी नालों को जिस प्रकार वो क्रॉस करके आगे बढ़ते रहे by taking small outflanks, that was part of the overall strategy and full exploitation of equipment. इसके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग था ऑफ particularly the tank crews of this tank regiment 45 cavalry, also the role played by 63 cavalry squadron, was a major contribution for the early victory. As far as 2 Corps is concerned, even though the progress was delayed because what happened at Kushtia and what happened at Burinda, as also the change in plans of 9 division and 4 division. Initially, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, that 2 Corps was designed to reach the ultimate objective, which was then done by 4 Corps. जी, ये जो टैंक हैं आपके, जो जिसको आप पीपा बोलते हैं, जी इस तरह के टैंक्स अभी भी हैं क्या इंडियन आर्मी में? अभी क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एम्फीबियस टैंक्स की, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइट टैंक जिसके ऊपर some decisions that appears have been taken for further utilization in the eastern sector, which is still being considered and may be a part of the indigenous production. All these things are under consideration. It appears that no final decision has been taken, but there is a great need for a light tank as far as the army is concerned. संजय जी, ये जो लाइट टैंक का जो बताया है, ये लाइट टैंक जो है कम वेट वाले होते हैं, 18 से 20 टन के बीच में, उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आपका सवाल था कि ऐसे टैंक नहीं है जो फ्लोटेशन करते हो, पानी में तैरते हो, लेकिन इनसे मिलती जुलती जो है हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होती है, आईसीवी, जिसमें क्रू भी होता है, गन भी होती है और फाइटिंग सोल्जर्स भी होते हैं। उसमें इन्फेंट्री कंपोनेंट होता है, उसको कहते हैं बीएमपी। हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में है, वो पानी में भी वो भी तैर के जा सकता है। ओके ओके, तो अब मैं मैप्स वी कैन टेक ऑफ, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द बुक्स बाय ब्रिगेडियर मेहता। ये जो आपने बुक्स लिखी हैं, स्पेशली ये जी आपकी शैफीज वाली जी और तो वॉर डिस्पैचेस, तो ऑफ कोर्स जी शैफीज वाली बुक तो अब आपकी इमॉर्टलाइज हो गई इन अ फिल्म, लेकिन जो आपके जो वो दूसरे जो वॉर डिस्पैचेस वाली है उसमें क्या है? जी वो भी बताता हूँ मैं आपको, बट अ वर्ड अबाउट द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड द बर्निंग शैफीज। शैफी है नाम एक अमेरिकन जनरल का, बट ये जो किताब है was subsequently published by Penguin Random House also as a paperback. इसके अलावा इस किताब को गुजराती में ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी के अंदर इसकी किताब को ट्रांसलेशन के बाद इसको नाम दिया गया है टैंक मैन, और इसी किताब को ब्लू वन इंक ने बंगाली के अंदर भी ट्रांसलेट जो है कर दिया है, so that people in our eastern sector across the country including Bangladesh can also read this particular book. We are also hoping that this book will get translated into one of the South Indian languages also. जो दूसरी अभी किताब हम लोगों ने की है,
called the War Dispatches 1971. This again has been published by Blue One Inc. इसके अंदर it's a unique book, unique in the sense कि it was firstly put together for the 50th year of our victory in the 1971 war, when the country was celebrating. तो इसमें हुआ ये था that I shared this particular idea that all my batchmates of 1966 batch who were part of the Army, Navy, or the Air Force, all in retirement, they should share their first-hand war experiences and convert that into the form of a book. It was an idea which was quickly picked up, and a lot of excitement was there. And we were able to publish this in the 50th year, and we named it as War Dispatches. इसके अंदर there are some very interesting stories of how the Air Force operated, some outstanding examples of the Navy, and also And it includes all the theaters. Yes, Eastern sector also and the Western sector also. And as a course, this is the first time that people from the same course have got together to write a book and then dedicate it to their training establishments, more particularly the National Defense Academy, as also the Air Force and Naval Academy. Blue One is a very dynamic publishing house. They have gone and translated this book into Hindi also, because the National Defense Academy will, in 2024, January, will be celebrating the 75 years. So they've done a lot for War Dispatches 1971. इसके अलावा, I have written another book. It's called Grit to Glory. ये जो किताब है, this is about the raising of 13 Armored Regiment, which is unique in a way that it came up immediately after 1984 and had the rare class composition of, for the first time in Indian military history, where we had Sikhs, Rajputs, and South Indians all grouped together into one particular regiment. और इस regiment को allot हुआ था Vijanta tank, which at that particular point in time उसको समझा जाता था कि this tank is not a very battle-worthy tank. But 13 Armored Regiment ने इसको exercise brass tracks के अंदर इस्तेमाल किया, and we proved that this was very versatile and a good tank. Brass tracks was important because, as you are aware, 1987 के अंदर the two countries nearly came to war once again because of the large deployment along the border, and also the fact that उस time पे Pakistan had prepared itself to become a nuclear power. But that is a separate. But this particular portion has been covered in this particular book, and it is hoped that. ये बताएं कि एक टैंक को ऑपरेट करने के लिए एक रैंक को कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है और एक ऑफिसर को कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? To be battle worthy, at least 3 to 4 training seasons are necessary, because it is not only a question of technical proficiency, because there's rapid changes and improvements in technology. उसी के साथ साथ the crew integration is a very important aspect of it, and ability to deploy and operate under all types of conditions, and whether it is nuclear or whether based on different terrains, at least 3 to 4 training seasons is necessary before he can become a confident troop leader and a tank commander. For levels above that, ये जो टैंक कमांडर किस रैंक का होता है? A tank commander will be a 3-stripe Dafadar and a JCO with about 12 to 13 years of service. But as far as officers are concerned, as a young officer, lieutenant, he will remain a tank commander. But when he becomes the captain, senior captain, then he may become a 2IC and will then wait his turn
to become a major, having done 10 to 11 years of service before he is given command of a squadron. Along with this, he has to do a number of courses so that he can graduate and understand its utilization in different ops of war. So experience is necessary, as also cooperation and understanding of other arms and services, including air. Right. It was very enlightening. आपको और कर्नल नितिन चंद्रा को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई एम श्योर कि हमारा जो लोग जो भी सुन रहे हैं और स्पेशली जो यूथ है वो इससे प्रेरणा लेंगे. दे विल बी इंस्पायर्ड बाय दीज स्टोरीज. एंड यस, आई मस्ट रेकमेंड जो बुक्स आपको दिखाई हमने, एंड द बुक्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, they are available at Blue One Ink. Amazon पे available है, and those who are interested, and I think everybody should be interested, they can buy it online. और पिप्पा जरूर देख लें जिनके जो भी प्राइम वीडियो पे देखना चाहते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. और जैसा मैंने कहा, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ब्रिगेडियर मेहता ऐसे भी हुआ करते थे. So with that, thought, sorry for interrupting you, but I'd like to share one more thought. Over here, that like a gallantry award is something that every soldier aspires for and is very important in keeping him motivated. उसी प्रकार यूनिट के लिए बैटल ऑनर becomes a very, very important aspect. अभी हुआ ये है that we spent more than 5 decades, और जैसे आपने शुरू में पॉइंट आउट किया था, गरीबपुर इज अ बैटल which took place before the war was declared. तो जो all the battles which took place before the declaration of war, उनको जो यूनिट्स का जो बैटल ऑनर होता है, that the government has not considered so far. और उसके अंदर प्रॉब्लम ये था that initially Pakistan had gone to the International Court of Justice, और उसके बाद we returned 93,000 prisoners. And countries like USA and UK and even India, after 30 years, we open up our records, and whatever is even on the confidential or secret list, also the fact that a large number of books have been published. So there will be a number of units who are waiting that the government will consider those battles also for battle honors which were fought before 3rd of December 1971. And lastly, Right. I want to share one last word with you. That is that Bangladesh has an officer by the name of Colonel Sajjad Zahir. He is the highest decorated officer of Bangladesh. He has also been given a Padma Shri by India 2 years ago. Now he refers to 45 Cavalry as Bharatiya Garbo, the pride of India. I thought I'll share that with you and with your people who are listening into your podcast, because it's a matter of great pride for 45 Cavalry, because the word translated means pride of India, Bharatiya Garbo. right. संजय जी, जो उन्होंने बताया प्राइड ऑफ इंडिया, हमारी यूनिट जो है 45 कैवलरी, जिसको हम 45 रिसाला कह के भी बुलाते हैं. 45 रिसाला एक ऐसी यूनिट है, शायद ही एक कोई यूनिट ऐसी होगी जिसने 21 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में 27 लड़ाइयां लड़ी हैं. 27 बैटल्स विद 19 इन्फेंट्री बटालियंस, वेरियस इन्फेंट्री बटालियंस. ये यूनिट रोज एक लड़ाई लड़ रही थी. ये अपने आप में एक यूनिक डिस्टिंक्शन है जो कि 45 रिसाले के पास है. थैंक यू वेरी मच संजय जी. Wonderful, wonderful. And on that note, and we raise a toast to 45 Cavalry. और यहाँ पर अब हम विराम देंगे आज की इस चर्चा को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ब्रिगेडियर मेहता. थैंक यू कर्नल चंद्रा. थैंक यू ऑल द लिसनर्स. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Sanjay.